Hello students, I'm again back with part 2 of chapter number 8, India, Human Resources. Students, I hope you'll have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Students, till here we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with this topic, urban, rural, distribution of population. गांव में शहर में कितनी जनसंख्या रहती है उसको अब हम डिस्कस करेंगे. तो बेटा अगर हम बात करें तो आज भी इंडिया क्या है, रूरल इकोनॉमी है. आज भी हमारे मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड करते हैं. तो ऑब्वियसली बात है शहरों में ज़्यादा लोग रहते होंगे, बताओ कि गांव में ही ना. तो बेटा जब भी हम किसी कंट्री की पॉपुलेशन के सोशल और इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो सबसे पहला काम होगा आप ये जानें कि उनका प्लेस ऑफ रेसिडेंस क्या है. ठीक है, प्लेस ऑफ रेसिडेंस क्या है. बेटा जैसे मैंने कहा कि अगर हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर सेक्टर की बात करें तो टिल डेट प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ द मैक्सिमम जॉब प्रोवाइडर. भले ही वो जॉब्स डिस्गाइज्ड हैं, लोग वहाँ पर पूरी तरह एम्प्लॉयड नहीं है, फिर भी बेटा गांव में ही ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या डिपेंड कर रही है. और उनकी मेजर डिपेंडेंस किस पे होती है? खेती किसानी पे. ये आप सबको पता होगा. ठीक है, हमारे सिटीज़ बढ़ती जा रही हैं, सिटीज़ में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, सिटीज़ ओवर क्राउडेड होती जा रही है, वो एक बात अलग है. पर आज भी हमारी बहुत कम जनसंख्या है जो शहरों में रहती है. मैक्सिमम जनसंख्या कहाँ रहती है? गांव में रहती है. कंट्री टू रूरल पॉपुलेशन जो प्रोपोर्शन है अर्बन पॉपुलेशन का वो कितना है? 31.16%. इट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 70% पॉपुलेशन अभी भी कहाँ पर रह रही है? रूरल एरिया में रह रही है. पर ऐसा कहा जा रहा है कि शहरों में अभी तो ये जनसंख्या इतनी रह रही है, पर बहुत ही तेज़ी से शहरों में आने वाले लोगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है. बहुत सारे लोग रूरल टू अर्बन माइग्रेशन कर रहे हैं, मतलब गांव छोड़कर कहाँ की तरफ आने लग रहे हैं? शहरों की तरफ आने लग रहे हैं. तो ओवर द डिकेड्स हमने देखा है कि ये ग्रोथ बहुत फास्टर है. कौन सी ग्रोथ बेटा? गांव से शहर आने की. लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो गांव छोड़कर शहरों में काम की तलाश में आ रहे हैं. इनफैक्ट 1931 में जो ग्रोथ रेट था अर्बन पॉपुलेशन का वो एक्सिलरेट हुआ. क्यों हुआ? क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट सब एनहेंस हुई है. कहाँ पर? शहरों में. ऑब्वियसली बात है बेटा, आज एक पेरेंट हो तो उसको उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? मेरे बच्चे को अच्छा एजुकेशन मिले. अच्छा एजुकेशन कहाँ है? गांव में, शहरों में? शहरों में, तो वो शहर की तरफ आएगा. यूथ को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, एम्प्लॉयमेंट गांव में ज़्यादा है शहर में ज़्यादा है, तो बंदा शहर आ जाएगा. तो ऑब्वियसली बात है जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, इस वजह से रूरल टू अर्बन माइग्रेशन भी बढ़ जाता है. तो बेटा एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट के अलावा सिटीज़ में हमने देखा है बेटर लिविंग कंडीशंस होती हैं. ठीक है, बेटर सर्विसेज मिल जाती हैं जैसे एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग. आज भी आप देखो रूरल एरिया में बैंकिंग पेनिट्रेशन बहुत कम है. बहुत कम बैंक आपको मिलेंगे, प्राइवेट बैंक तो मिलेंगे ही नहीं. SBI ज़रूर मिल जाएगा, है ना, या रूरल डेवलपमेंट बैंक जैसे बैंक मिल जाएंगे. लिविंग कंडीशंस भी शहरों में ज़्यादा अच्छी हैं अगर हम रूरल एरिया से कंपेयर करें तो. तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है अर्बन पॉपुलेशन का वो भी एक जैसा नहीं है बेटा. अगर हम ओवरऑल हमारे इंडिया को देखें तो यहाँ पर हमें बहुत सारे वेरिएशन देखने को मिलेंगे. ठीक है, फिर से ध्यान से सुनो. जो डिस्ट्रीब्यूशन है अर्बन पॉपुलेशन का, अगर हम टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो वहाँ पर भी हमें थ्रू आउट द कंट्री वाइड वेरिएशंस देखने को मिलते हैं. बेटा अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर्स. तो पहला है नेचुरल डिज़ास्टर्स. तो बेटा जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं इनका कारण कौन ही होता है बेटा? नेचर. ये ह्यूमन कंट्रोल में भी नहीं आते हैं. ठीक है, नेचुरल फोर्सेस के कारण ये होते हैं. ठीक है, नेचर के फोर्सेस के कारण ये होते हैं और ह्यूमन बीइंग्स के कंट्रोल के बाहर हैं. ये नेचर ही है बेटा जो हमें एसेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है. क्या क्या रिसोर्सेज हमें नेचर प्रोवाइड कराता है? सॉइल, वाटर, एयर एट्सेट्रा. बेटा पानी और हवा के बिना तो हम सर्वाइव कर ही नहीं सकते. हम भोजन के बिना भी सर्वाइव नहीं करते हैं. और जो फूड है, जो लाइफ लाइन है हमारी, वो किससे मिलता है? हमें सॉइल से. जितनी भी फसलें उगती हैं वो मिट्टी में ही उगती है ना बेटा. तो जितना भी हमारी लाइफ का एसेंशियल रिसोर्सेज है वो हमें कौन ही प्रोवाइड कराता है? नेचर. सॉइल, वाटर, एयर हमें किसने प्रोवाइड किया है? नेचर ने प्रोवाइड किया है. मतलब हमारी लाइफ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं वो हमें प्रोवाइड कराता है नेचर.
कितनी बार बेटा हमने देखा है कि नेचर बहुत ज़्यादा क्रूअल हो जाता है। कब? जब वो अर्थक्वेक लेकर आता है, फ्लड्स लेके आता है, लैंडस्लाइड्स होती हैं, वोल्केनिक एरप्शंस होते हैं, और इन्हीं को हम कहते हैं नेचुरल डिजास्टर्स। Hello students, in this video we'll discuss chapter number 5 natural and man-made disasters। बेटा सबसे पहले इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेचुरल डिजास्टर्स कौन से होते हैं, देन मैन मेड डिजास्टर्स क्या होते हैं, अगर कभी कोई नेचुरल डिजास्टर होता है तो हम उससे कैसे कॉम्बैट कर सकते हैं, जो इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं उसे कैसे हम कम कर सकते हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या है, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटा इस चैप्टर का वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो ये सब इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि भाई जब अर्थक्वेक आ जाए, फ्लड आ जाए, ड्रॉट आ जाए तो आप किस तरीके से डील करेंगे, कैसे अपनी इकोनॉमिक लॉसेस को कम से कम कर सकते हैं। एक बात और बहुत अच्छी इस चैप्टर से आप लोग जान लेंगे कि फ्लड आने के बाद हम उसे कैसे कंट्रोल करें। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम फ्लड को आने ही ना दें, इस तरीके से हमारे रिवर्स को इंटीग्रेट करें कि फ्लड आए ना, किस तरीके से हम वाटर मैनेजमेंट करें कि ड्रॉट लाइक सिचुएशन ही ना हो। तो ये सब कुछ इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो बेटा डिज़ास्टर क्या होता है? डिज़ास्टर सडन कैलामिटस इवेंट होता है जो हमारी सोसाइटी को, हमारी कम्युनिटी को डिसरप्ट करता है। क्या है ये? एक सडन कैलामिटस इवेंट होता है जो हमारी सोसाइटी को, हमारी कम्युनिटी को डिसरप्ट करता है। बहुत सारी ह्यूमन लॉसेस, मटेरियल लॉसेस, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल लॉसेस का कारण बनता है। ठीक है, बहुत सारे जो डिज़ास्टर होते हैं वो नेचर की वजह से होते हैं, पर कुछ डिज़ास्टर्स ऐसे भी होते हैं बेटा जो हम ह्यूमंस की वजह से होते हैं। तो ऑल इन ऑल इस चैप्टर में हमने देखा व्हाट डू यू मीन बाय डिज़ास्टर। तो आप लोग क्या लिखेंगे जब आपके एग्जाम में आएगा? डिज़ास्टर एक सडन कैलामिटस इवेंट है जो सीरियसली डिस्टर्ब कर देता है हमारी कम्युनिटी और सोसाइटी की फंक्शनिंग को। ठीक है, और इसकी वजह से ह्यूमन लॉस होते हैं, ह्यूमन लॉसेस होते हैं, मटेरियल लॉसेस होते हैं, इकोनॉमिक लॉसेस भी होते हैं और एनवायरमेंटल लॉसेस भी होते हैं। कितनी बार हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जब फ्लड आई तो बहुत सारी ह्यूमन डेथ्स भी हुई, फिर बहुत सारे जो प्लांट्स थे, ट्रीज थे, एनिमल्स थे वो सबमर्ज कर गए, पानी के अंदर डूब गए, तो उनका भी सर्वाइवल इम्पॉसिबल हो गया। हमारी जो खेतों में फसलें थी वो पानी में डूब गई, तो हमें इकोनॉमिक लॉसेस हुए। तो डिज़ास्टर ऑल इन ऑल लॉस का कारण बनता है। वो लॉस ह्यूमन भी हो सकता है, मटेरियल भी हो सकता है और एनवायरमेंटल भी हो सकता है। बहुत सारे जो डिज़ास्टर्स होते हैं उनका कॉज नेचर होता है, पर कुछ डिज़ास्टर के जनक हम खुद हैं, ह्यूमन बीइंग भी हैं। बेटा अब हम डिस्कस करेंगे मैन मेड डिज़ास्टर्स को। तो बेटा मैन मेड डिज़ास्टर्स वो डिज़ास्टर्स हैं जिनके लिए हम ह्यूमन बीइंग्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, मैन मेड डिज़ास्टर्स वो डिज़ास्टर्स होते हैं जिनके लिए खुद ह्यूमन बीइंग्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे दो कंट्री जब आपस में लड़ने लग जाए, वॉर्स किसकी जिम्मेदारी है? हमारी, ह्यूमन बीइंग्स की। रायोट्स, दंगे, हमारी जिम्मेदारी है। मेरा धर्म अच्छा, मेरी भाषा अच्छी, मेरी भाषा ही सबसे अच्छी, मेरा धर्म ही सबसे अच्छा, दंगों का कारण बनता है। वॉर्स के रीज़न डिफरेंट हो सकते हैं, कई बार टेरिटोरियल बाउंड्रीज हो सकती हैं, कई बार वाटर हो सकता है, या कई बार कोई और रीज़न हो सकता है। तो युद्ध करना पीएम प्रेसिडेंट के हाथों में ही होता है, चाहे तो ये रोक सकते हैं पर नहीं रोकते हैं। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स बनाए भी हमने, यूज़ भी हम करते हैं, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, ये सारे वो रीजंस हैं जिनके लिए प्योरली हम ह्यूमन बीइंग्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं, और इन्हें ही हम कहते हैं मैन मेड डिज़ास्टर्स। ठीक है, अगर हम कोरोना की बात करें तो बेटा वो भी नेचर का गिफ्ट नहीं था हमारे लिए, है ना। वो भी ऐसे बोलते हैं कि चाइनीज़ लैब में ही बना था वो, तो वो भी किसके अंदर ही आएगा? मैन मेड डिज़ास्टर्स की कैटेगरी में ही आएगा। तो वॉर, रायोट्स, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, ये वो हैं जिनके लिए प्योरली हम जिम्मेदार हैं। अच्छा, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल सी बात है कि आप डिज़ास्टर्स को रोक सकते हैं, ना ही तो आप ह्यूमन मेड डिज़ास्टर्स को रोक सकते हैं, ना ही तो आप नेचुरल डिज़ास्टर्स को रोक सकते हैं।
पर कुछ प्रिकॉशन ज़रूर ले सकते हैं जिससे आप लाइफ्स को सेव कर पाएँ, प्रॉपर्टीज़ को बचा पाएँ और एनवायरनमेंट को भी डिग्रेड होने से रोक पाएँ। ऑल्दो इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल टू स्टॉप डिज़ास्टर्स, डिस्ट्रक्शन, डिवास्टेशन, पर कुछ ऐसा तो कर सकते हैं जिससे हम भाई जितना लॉस होने वाला है उस लॉस को थोड़ा सा मिटिगेट कर दें, थोड़ा सा कम कर दें, प्रॉपर्टी को, ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स को, एनवायरनमेंट को इस तरीके से उस पर्टिकुलर टाइम में रिहैबिलिटेट करें, मतलब बचाएं कि भाई लॉसेस कम से कम हो। अब हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट को पढ़ेंगे। क्या होता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट? यहाँ पर शायद आपके बुक का क्वेश्चन भी होगा, व्हाट डू यू मीन बाय डिज़ास्टर मैनेजमेंट, तो आपको एज इट इज़ यहाँ से यहाँ तक लर्न कर लेना है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट का मतलब होता है आपको कुछ स्टेप्स प्लान करनी है जिससे डिज़ास्टर का जो इफ़ेक्ट है वो मिनिमाइज़ किया जा सके। ठीक है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट का मतलब आपकी प्लानिंग है, आपकी प्लान्ड स्टेप्स हैं जो आप कर रहे हैं आपके लॉसेस को कम करने के लिए, वो जो पर्टिकुलर डिज़ास्टर है उसके इफ़ेक्ट को कम करने के लिए। ये एक डिसिप्लिन है जिसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व करती हैं बेटा? पहली बात तो आप प्रॉपरली प्रिपेयर कर लें अपने आप को, एक दूसरे को सपोर्ट करें, सोसाइटी को रीबिल्ड करें। जब भी कोई नेचुरल और ह्यूमन मेड डिज़ास्टर आता है, जैसे हम देखते हैं सुनामी आ गई या फ्लड आ गई, तो बेटा फ्लड किसी एक स्टेट में आती है पर सपोर्ट पूरा इंडिया करता है, बाकी बाकी के जो बचे हुए स्टेट्स हैं वो करते हैं। हम मेडिकल फैसिलिटीज़ उन्हें प्रोवाइड कराते हैं, मेडिसिन्स प्रोवाइड कराते हैं, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड क्लोथ्स, फूड, वाटर, हर चीज़ की सप्लाई हम उन्हें देने की कोशिश करते हैं, है ना? मतलब सपोर्ट करते हैं। प्रिपेयर करने का मतलब क्या होता है बेटा? जब हमें पता है कि एक पर्टिकुलर टाइम में फ्लड आती है तो हम उस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। सुनामी आनी होती है तो हमने डार्क सिस्टम लगा रखा है कि सुनामी की वार्निंग हमें पहले ही मिल जाए और हम जो लॉसेस हैं उन्हें कम कर पाएँ। जो फिशरमैन वगैरह जो ओशन में जा रहे हैं उन्हें उनकी प्लेस पर ही रोका जाए। तो आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है, क्यों? जिससे कि लॉसेस कम हो, एक दूसरे को सपोर्ट करना है, सोसाइटी को रीबिल्ड करना है किसी भी नेचुरल और ह्यूमन मेड डिज़ास्टर्स के बाद। इन जनरल हम कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और इसमें सारे इंडिविजुअल, सारे ग्रुप, सारी कम्युनिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जो मैनेज करती हैं हैज़ार्ड्स को, जिससे डिज़ास्टर के इम्पैक्ट को बिल्कुल मिनिमाइज़ किया जाए या अवॉइड किया जाए। अब अवॉइड तो थोड़ा सा मुश्किल है बेटा, पर हाँ उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो डिज़ास्टर, वो डिस्ट्रक्शन, वो डिवास्टेशन जो किसी भी नेचुरल या ह्यूमन मेड डिज़ास्टर की वजह से हो रहा था उसे आपको क्या कर लेना है? कम। तो क्या डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्लियर है? डिज़ास्टर मैनेजमेंट वो प्रोसेस है जिसमें आप लॉसेस को कम करते हैं, वो लॉसेस जो डिज़ास्टर की वजह से होने वाले थे, भले ही वो ह्यूमन मेड डिज़ास्टर हो या नेचुरल डिज़ास्टर हो। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल, गवर्नमेंट, ग्रुप, कम्युनिटी सभी इन्वॉल्व होते हैं और इनका एक ही पर्पस होता है, एक ही एफर्ट ये करते हैं कि लॉसेस को कम से कम किया जा सके, वो पर्टिकुलर जो डिज़ास्टर है उसके इम्पैक्ट को कम से कम किया जा सके। क्लियर है डिज़ास्टर मैनेजमेंट? बेटा आपको एज इट इज़ लर्न कर लेना है, अच्छी डेफिनेशन, मतलब प्रॉपर तरीके से इन्होंने लिखा है, तो यहाँ से यहाँ तक तो आप लर्न कर लें, फिर अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। बेटा हम पढ़ेंगे अब डिज़ास्टर मैनेजमेंट के नीड को, कि भाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का एम होता है कि वो रिड्यूस कर दे और अवॉइड कर दे किसको? पोटेंशियल लॉसेस को फ्रॉम हैज़ार्ड्स, वो जो पर्टिकुलर डेंजर है, जो खतरा है, उससे होने वाले नुकसान को या तो कम कर देना या पूरी तरह ही ना होने देना। अच्छा, पूरी तरह ना हो ऐसा तो मुश्किल है, पर हाँ बहुत हद तक कम किया जा सकता है। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एम्स टू रिड्यूस और अवॉइड पोटेंशियल लॉसेस फ्रॉम हैज़ार्ड्स, अर्थक्वेक हो, वॉल्केनो हो, फ्लड हो, ड्रॉट हो, उससे होने वाले पोटेंशियल लॉसेस को या तो पूरी तरह ख़त्म कर देना या कम कर देना ही डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स में आता है। बेटा आपको प्रॉम्प्ट और अप्रोप्रिएट असिस्टेंस प्रोवाइड करना है विक्टिम्स को। बेटा फ्लड की प्रॉब्लम आई हो, कहीं ड्रॉट की प्रॉब्लम आई हो या कोई और प्रॉब्लम, अर्थक्वेक हो, वॉल्केनिक एरप्शंस हो, तो आपको वो जो विक्टिम्स है, वो बेचारे लोग जो वहाँ पर फंस गए हैं उस डिज़ास्टर में, उन्हें रैपिड और इफ़ेक्टिव रिकवरी देना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वॉल्केनिक एरप्शन आ जाया है या अर्थक्वेक आ जाया है और आप 10 दिन बाद वहाँ पहुँच रहे हो, तो जो लोग दबे पड़े होंगे ना वो भी बेचारे मर ही जाएंगे। तो आपको
अगर कहीं फूड प्रॉब्लम्स है तो फूड प्रोवाइड कराना है, वाटर प्रॉब्लम तो वाटर अवेलेबल कराना है, मेडिसिन अवेलेबल कराना है, प्रॉपर रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम करना है, मतलब प्रॉपर रिहेबिलिटेशन की आपको जगह तैयार रखना है कि भाई वहाँ पर फ्लड आ गई तो लोग कहाँ रखेंगे, तो इस पर्टिकुलर प्लेस पे रख देंगे, वहाँ पर ये फैसिलिटीज़ होगी। तो आपको विक्टिम्स को क्या कराना है, रैपिड और इफ़ेक्टिव रिकवरी, कि भाई कुछ नहीं होता, चलो हम ठीक है, आज हुआ है, 10 दिन बाद से हम फिर से अपना काम चालू कर देंगे, आपका जो भी बिजनेस था, जो भी कुछ था, वो जल्दी चालू हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। बेटा डिज़ास्टर मैनेजमेंट सारी ही कम्युनिटीज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। हर कम्युनिटी को डिज़ास्टर मैनेजमेंट करना ही चाहिए। कोई भी आपदा, कोई भी कैलेमिटी कभी भी आ सकती है, आपको अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। हिस्ट्री ये बताती है कि जहाँ कम्युनिटीज़ ने अपने आप को प्रिपेयर रखा डिज़ास्टर्स के लिए, वहाँ पर बहुत कम लाइफ के लॉसेस हुए, जो डैमेज था वो लेस सिग्निफिकेंट हुआ, भले ही वो एनवायरनमेंट का हो, ह्यूमन लाइफ का हो या प्रॉपर्टी का हो। और वो सोसाइटीज़ जो अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाई, जिन्होंने टाइम रहते कुछ नहीं किया, वो पूरी तरह ख़त्म हो गई। ठीक है। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है सारी कम्युनिटीज़ के लिए। हिस्ट्री ये बताती है कि वो कम्युनिटीज़ जो अपने आप को प्रिपेयर कर पाई, उन्होंने डिज़ास्टर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से फेस किया, लॉसेस वहाँ पर कम हुए, डैमेज कम हुआ। ठीक है, एनवायरनमेंट को भी, ह्यूमन लाइफ को भी, प्रॉपर्टी को भी, है ना, और हर चीज़ को वो प्रॉपरली कंजर्व कर पाए, मतलब अपनी जो प्रॉपर्टी थी उसे वो कंजर्व कर पाए। अब हम पढ़ेंगे फेसेस ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के फेसेस को हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है मिटिगेशन। जो बेसिक एम होता है मिटिगेशन का वो ये होता है कि डिज़ास्टर के प्रभाव को, इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज़ कर पाना। कैसे? आप कोड्स को बिल्ड कर सकते हैं, जोनिंग के थ्रू वल्नरेबिलिटी एनालिसिस आप कर सकते हैं, पब्लिक एजुकेशन, लोगों को आप समझा सकते हैं भाई कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है, कौन बिल्कुल एजेस पे है, वो वल्नरेबिलिटी एनालिसिस। वल्नरेबल का मतलब होता है जो बिल्कुल किनारे पर है, एज पर है, थोड़ा सा भी कुछ होगा और सबसे ज़्यादा लॉसेस उसको होंगे। अब जैसे एक मज़दूर होता है बेटा, उसको ड्रॉट से भी सफ़र करना पड़ता है, फ्लड से भी सफ़र करना पड़ता है, प्राइस राइज हो जाए तब भी उसकी प्रॉब्लम होती है, उसके घर में कोई बीमार हो जाए तब भी वो प्रॉब्लम में रहता है। तो वल्नरेबिलिटी एनालिसिस करें, पब्लिक एजुकेशन की बात करें, कोड्स बनाएं, जोनिंग कर दें। बेटा ये छोटे छोटे वर्ड्स बहुत डीप हैं, इनका मीनिंग ज़रूर ध्यान से सुनो। जोनिंग का मतलब होता है कि आप बिल्डिंग कहाँ बना सकते हो, ठीक है, कहाँ पर कौन सी बिल्डिंग बननी चाहिए, ये जोनिंग के अंदर आएगा। और बिल्डिंग कोड्स के अंदर आएगा कि आपको सेफ्टी का कितना ध्यान रखना है। कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि वो इमरजेंसी एग्ज़िट होनी चाहिए, कितने रिक्टर स्केल का ये बिल्डिंग अर्थक्वेक बर्दाश्त कर सकती है, ठीक है, वाटर सप्लाई का कितना ध्यान रखा गया है, कंस्ट्रक्शन के टाइम बिल्डिंग मटेरियल आपको कौन सा यूज़ करना है। तो ये सारा बिल्डिंग कोड्स के अंदर आएगा। और जोनिंग भाई एक पर्टिकुलर प्लेस पे कोई चीज़ बने या ना बने उसके लिए जोनिंग होती है। फिर वल्नरेबिलिटी एनालिसिस करें और पब्लिक एजुकेशन, ये मिटिगेशन है। मिटिगेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, इतना भयंकर है आपको समझेगा ही नहीं, अल्पीकरण। मिटिगेशन का मतलब ये है कि आपके होने वाले प्रोबेबल लॉसेस को कम कर देना। ठीक है, चलो अब लॉसेस कम कैसे हो जाएंगे, जब आपने जो बिल्डिंग बनाई है वो बहुत अच्छे मटेरियल से बनाई हो, अगर वहाँ अर्थक्वेक जोन वगैरह हो तो कितने रिक्टर स्केल का वो बर्दाश्त कर सकता है वो आपने देखा हो कि भाई ये जो बिल्डिंग मैं बना रहा हूँ यहाँ पर इस रिक्टर स्केल तक का अर्थक्वेक भी आ जाएगा तो मेरी बिल्डिंग को कोई लॉसेस नहीं होंगे। बेटा अब हम प्रिपेयर्डनेस को डिस्कस करेंगे। तो प्रिपेयर्डनेस का फोकस इस बात पे होता है, प्रिपेयर्डनेस को आप क्या बोलोगे, आपकी तैयारी कितनी है, अगर कोई डिज़ास्टर हो जाए तो आप कितने रेडी हैं। तो प्रिपेयर्डनेस का फोकस होता है इस बात को समझने से कि भाई कोई डिज़ास्टर आएगा तो कितना इम्पैक्ट उसका हमारी कम्युनिटी पे होगा, हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो कम्युनिटी है, उस पर इस पर्टिकुलर डिज़ास्टर का, उस पर्टिकुलर डिज़ास्टर का कितना प्रभाव पड़ सकता है। कैसे हम शिक्षा के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू, आउटरीच के थ्रू इस तरीके की कैपेसिटी को बिल्डअप कर सकते हैं कि हम डिज़ास्टर से इजीली रिकवर कर पाएँ, डिज़ास्टर को प्रॉपर्ली रेस्पॉन्ड कर पाएँ, है ना। तो प्रिपेयर्डनेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने आसपास में एरिया में कैंपेनिंग करा सकते हैं, उन लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं कि भाई ऐसा हो तो हम ऐसा करेंगे, है ना। एक प्रॉपर एजुकेशन, एक प्रॉपर ट्रेनिंग, एक आउटरीच दी जाए
जिससे कि लोग अपने आप को तैयार कर पाएँ कि भाई हम ना भी पहुँचे तो वो इस तरीके से रेस्पॉन्ड करें कि डिज़ास्टर से ईज़िली रिकवर कर पाएँ। अब हम तैयार तो थे, अब हम रेस्पॉन्ड करेंगे, रिस्पॉन्स की बात करेंगे। देखो, पहले हमने मिटिगेशन की बात की, फिर हम प्रिपेयर हुए, अब हम रिस्पॉन्स करेंगे। तो जो एम होता है इमरजेंसी रिस्पॉन्स का वो यही होता है कि हम इमीडिएट त्वरित असिस्टेंस दे पाएँ, त्वरित हेल्प कर पाएँ, जिससे वो लोग जो डिज़ास्टर के इम्पैक्ट में आए हैं वो अपनी लाइफ को मेंटेन कर पाएँ, हेल्थ को इम्प्रूव कर पाएँ, उन्हें हम मॉरली सपोर्ट करें, ठीक है, कि भाई ठीक है आपका घर चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सब ठीक हो जाएगा। जितनी भी अफेक्टेड पॉपुलेशन है उनके जब हम मॉरल को बूस्ट करेंगे, उन्हें मॉरली सपोर्ट करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जिससे उनकी हेल्थ इंप्रूव हो, उनकी लाइफ मेंटेन रहे, तो इसी को क्या कहते हैं हम, रेस्पॉन्स। सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाते हैं कई बार, जब लैंडस्लाइड्स वगैरह होती हैं, वॉल्केनिक एरप्शंस आते हैं या अर्थक्वेक होता है, तो हम देखते हैं बहुत सारे लोग यहाँ वहाँ गुम जाते हैं, तो उनको सर्च करें, रेस्क्यू ऑपरेशंस, उनको रेस्क्यू का मतलब होता है उन्हें बचाना, सर्च करना मतलब ढूंढना, रेस्क्यू मतलब बचाना। इमरजेंसी रिलीफ एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है रिस्पॉन्स का, ठीक है, कि भाई आपके पास क्या ऐसा है कि अगर आपको कोई व्यक्ति मिल भी गया तो आप उसको खिलाना पिलाना, फर्स्ट एड, सब कुछ। इमरजेंसी रिलीफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका, रिस्पॉन्स का। तो रिस्पॉन्स में आप क्या कर रहे हैं, किसी को मॉरली बूस्ट कर रहे हैं, है ना, कि भाई कुछ नहीं होता, सब हो जाएगा, आपका फैमिली मेम्बर नहीं मिल रहा है वो मिल जाएगा, इस तरीके से उन्हें मदद करना कि वो सर्वाइव कर पाएँ। देन रिकवरी, जो फोर्थ फेज होता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट का, वो एक मिनट इस बात की बात करता है कि भाई चलो अब सब कुछ हो गया, अब हम नॉर्मल कैसे हो जाएं, वापस से पूरे जीवन को कैसे, अपनी लाइवलीहुड को कैसे स्टार्ट करें, कैसे वापस से सारी चीज़ों को सही करें, ये क्या है, रिकवरी। रिकवरी ये फोर्थ फेज होता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट का। इसके अंदर वो सारी एक्शंस इंक्लूड होंगी जिससे हम हमारी लाइफ, नॉर्मल लाइफ के टुवर्ड्स रिटर्न कर पाएँ, है ना, एक सेफ़र सिचुएशन में आ जाएं, कहीं से फाइनेंशियल असिस्टेंस ले लें, है ना, इमरजेंसी के बाद हम सेफ़र साइड में आ जाएं, कहीं से हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाए, टेम्परेरी रहने के लिए घर मिल जाए, मेडिकल केयर मिल जाए, ये सब इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है किसके, रिकवरी फ़ेज़ के। तो रिकवरी फ़ेज़ में आपको अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आना है, ठीक है। जब इमरजेंसी तो ख़त्म हो गया, अब इमरजेंसी के बाद आप नॉर्मल बिहेव करने लग जाएं, थोड़ा बहुत फंड कहीं से अरेंज करें, टेम्परेरी हाउसिंग की फैसिलिटी कहीं से ले लें, खुद बना लें, मेडिकल केयर आपको मिल जाए, ये सब रिकवरी फेज़ में होता है। स्टूडेंट्स आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन। पार्ट 2 में हम फ्लड को डिस्कस करेंगे।